प्रारंभिक भारत का परिचय। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक का जो भाग अभी बच गया था उसको हम चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत की अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फूलते फलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय इतिहास को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधरने में और इससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रवाहित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे थे। इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मिश्र 1822 से 1891, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की पुस्तक लिखी। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई है। महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1837 से 1925 और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 1896 से 1926 दो समर्पित महापंडित निकले, जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। आर.जी. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास और वैष्णव एवं अन्य संप्रदाय के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। वे महान सुधारक थे और उन्होंने अपने शोध के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। वी.के. राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव-गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है और उसमें भारत में विवाह के विकास के विभिन्न पराक्रमों को लेखक ने गहरी पैठ के साथ बतलाया है। पांडुरंग वामन काणे 1880 से 1972 संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्तिस्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है।
इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इस विषय में श्रेय के अधिकारी हैं पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 1875 से 1950, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए। प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की और उन भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। हेमचंद्र राय चौधरी 1892 से 1957 ने, जिन्होंने महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। वे चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में कुछ नए तरीकों और तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया है। राय चौधरी ने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन उनका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सराहते हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना की है। उनके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक हैं, किंतु जहाँ वे अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं, वहाँ घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरणवाद का इससे भी अधिक फुट R.C. मजूमदार 1888 से 1980 के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के महासंपादक थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित अध्ययन नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासविद के ए नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 ने भी अपनी ए हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया। उनकी शैली तो कसी हुई है, पर लेख प्रांजल हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय है जिस तरह राय चौधरी के, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के प्रारूप के बारे में जो सामान्य निष्कर्ष दिए हैं, उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका प्रकट की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशी इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई हैं। 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा की बखानी। जिन विद्वानों ने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा, वे राष्ट्रीय भावनाओं से प्रभावित रहे।
जहाँ भी ए स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग एक तिहाई स्थान दिया, वहाँ भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत तथा भारत की पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया है। के.पी. जायसवाल 1881 से 1937 और ए.एस. अल्तेकर 1898 से 1869 जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि मध्य एशियाई तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत के संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। फिर भी के.पी. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। 1910-12 के बीच ही उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन आप चलाते थे। उनके मंतव्य 1924 में बिंदु पॉलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ा दी है और उन्होंने गणतंत्रीय प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उस पर UN घोषाल 1886 से 1959 1886 से 1869 सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की है। तथापि गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई है और उनकी अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी क्लासिक रचना मानी जाती है। अराजनैतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद एल वेसल 1914 से 1986 ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टि से देखना कहाँ तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने यह विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औसत और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया 1951 प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है और उन दृष्टि दोषों से रहित है जिनसे V.A. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां ग्रस्त हैं। बैसम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखलाती है। यही मोड़ D.D. कोशाम्बी 1907 से 1966 की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में 1957 में लक्षित होता है। उनके विचार इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 के द्वारा अधिक पहले कोशाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया। वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों में निकाली जाती है। वे प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग
के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम कौशाम्बी ने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की भावनाओं का सर्वेक्षण किया। उनकी आलोचना बैसल सहित के अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन उनकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। पिछले 40 वर्षों के दौरान प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्यप्रणाली और दिशा में बदलाव आया है। वे अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतरी स्तरीकरण को देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक एवं नृतात्विक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि सारी अच्छी चीज़ें का उद्भव भारत में ही हुआ है। पश्चिम के लेखक अब इस बात पर जोर नहीं देते कि भारत में हर अच्छी बात बाहर से आई है, किंतु उनमें कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुत्व और रूढ़ी ये ही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियाँ हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं जो सामाजिक गतिरोध पैदा करते हैं। वे समाज के स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि वे तत्व यूं ही बने रहें। इस तरह की दृष्टि का तो यही आशय होता है कि भारतीय समाज न तो बदला है और न ही बदला जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार इस अंध देशभक्त और परिमार्जिक उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का इस्तेमाल भारत की प्रगति को रोकने के लिए करते हैं। अतः यह परम आवश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। तो विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक का आज दूसरा पार्ट फाइनल हुआ। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते, प्रणाम।